नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बजट पेश करने के बाद में सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि साल 2025-26 के वित्त वर्ष के लिए सरकार ने 2,05,000 से भी ज्यादा की वार्षिक का अनुमान प्रस्तावित किया है। इस दौरान आपको बताते चले कि 1,76,000 करोड़ से भी ज्यादा की आय का अनुमान लगाया गया है। इसमें 20,125 गैर टैक्स आय शामिल है। कुल बजट में ये सामाजिक सुरक्षा के ऊपर 32.84% खर्च किया जाएगा। सामान्य सेवाओं पर 15.37% खर्च किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। रिसीप्ट्स की अगर बात करें तो टैक्स प्राप्तियां कुल 1,07,691 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। गैर टैक्स प्राप्तियां कुल 20,125 करोड़ अनुमानित हैं। शेष कैपिटल प्राप्तियां हैं। मैंने सामाजिक सेवाओं सोशल सर्विस के लिए बजट के 32.84% का प्रावधान किया है। जनरल सेवाओं में 15.37%, आर्थिक सेवाओं में 21.53% बजट रखा। बजट पेश करने के बाद में सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बजट में आपको बताते चले कि बड़ी बातों को पत्रकारों के साथ में साझा किया। क्या कुछ बताया उन्होंने, आपको सुनाते हैं। मैंने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट आज पेश किया है। रिसीप्ट्स की अगर बात करें तो टैक्स प्राप्तियां कुल 1,07,691 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। गैर टैक्स प्राप्तियां कुल 20,125 करोड़ अनुमानित हैं। शेष कैपिटल प्राप्तियां हैं। मैंने सामाजिक सेवाओं सोशल सर्विस के लिए बजट के 32.84% का प्रावधान किया है। जनरल सेवाओं में 15.37%, आर्थिक सेवाओं में 21.53% बजट रखा है। बजट का शेष 30.26% हिस्सा पुराने ऋण के मूलधन व ब्याज की अदायगी पर खर्च होगा। और मुझे ये भी बताते हुए कि लड़कियों के लिए किशोरी योजना जिसकी चर्चा की है, सभी 22 जिलों में लागू की जाएगी। और हरियाणा को भविष्य सक्षम युवाओं के लिए बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, यह इतना बड़ा विषय है कि आज से 20 वर्ष के बाद क्या होना है, क्योंकि पब्लिक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा गति में बढ़ रही है। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, हमारी ये सोच है कि आने वाले 20 वर्षों में अगर इतनी आबादी होती है तो लोगों को असुविधा ना हो, इसके ऊपर विचार करेंगे। सुझाव भी देगी सरकार को कि यहाँ पर ये आप करिए, यहाँ पर ये करिए, यहाँ पर ये दिक्कत है, ये कमी है, इसको पूरा करिए। इसके नाम से एक विभाग हम बनाएंगे, ये भी निर्णय हमने किया है। हरियाणा एआई मिशन। तो हरियाणा के लिए साल 2025-26 का बजट पेश किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री 2,05,017 करोड़ का बजट पेश किया है और ये बजट मुख्य रूप से महिलाओं, बुजुर्गों, किसान और युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2025-26 के लिए कुल 2,05,017.29 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव करता हूं, जो वर्ष 2024-25 के संशोधित आंकड़ों 1,80,313.57 करोड़ रुपए से 13.7% अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि व संबंधित प्राथमिक क्षेत्र अध्यक्ष महोदय, कृषि व उससे जुड़ी गतिविधियां हमारे छोटे से प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ की हड्डी हैं और हमेशा रहेंगी। हर किसान की लागत कम करना, उसकी फसलों की पैदावार को हर वर्ष बढ़ाते रहना, हर फसल को एमएसपी पर खरीद की गारंटी देना, उसके खेत की मिट्टी की सेहत अच्छी रखना, उसके पानी की हर बूंद से अधिक उपज लेना, उसे अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवाना, उसकी रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करना, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना और उसकी आय को लगातार बढ़ाते रहना हमारी सरकार की पिछले 10 वर्षों की तरह इस वर्ष भी परम प्राथमिकताएं रहेंगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 जनवरी को हिसार कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता से जुड़े सैकड़ों किसानों तथा कृषक उत्पादक संगठनों से जुड़े भाइयों और बहनों के साथ लगभग 5 घंटे चले विचार विमर्श में उन्होंने मुझे 161 सुझाव दिए। मुझे खुशी है कि हर वक्ता ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, ई खरीद पोर्टल, मेरा पानी मेरी विरासत, भावांतर भरपाई, फसल अवशेष प्रबंधन, प्रोत्साहन और प्राकृतिक खेती जैसी हमारी अनेक योजनाओं की भूरी प्रशंसा की तथा इन सभी नवाचारों को आगे बढ़ाने का आग्रह भी किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उस बैठक के प्राय सभी सुझावों को इस बजट में मैंने किसी न किसी रूप में सम्मिलित करने का पूरा प्रयास किया है। इनमें से 6 नीतिगत सुझावों का मैं पहले वर्णन करना चाहूंगा। सभी किसानों का कहना था कि जहां एक और सरकार उन्हें सस्ती दरों पर अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराने में पूरी मेहनत करती है, वहीं हमारे समाज की कुछ काली भेड़ें किसानों को नकली बीज व कीटनाशक बेचकर बर्बाद करने का प्रयास करती है। किसानों को इनके चंगुल से बचाने के लिए सदन के इसी सत्र में हम एक बिल लेकर आएंगे। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जिस प्रकार आपने पिछले सत्र में हरियाणा कृषि भूमि लीज बिल को सर्वसम्मति से पारित किया था, उसी प्रकार आप इस बिल को भी सर्वसम्मति से पारित करें। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में जो कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है, उन्हें तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, परंतु जो कृषि। सीएम नायब सिंह सैनी ने सदन में बजट पेश करते वक्त बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमने महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए की आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया था। इसे पूरा करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए मैंने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो वहीं बजट को लेकर मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहले जनता से सुझाव लिया गया, हर वर्ग से सुझाव लिया गया और इसके साथ ही उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने 11,000 लोगों के सुझाव लिए हैं और उनको इसमें शामिल भी किया गया और हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, हरियाणा के चप्पे चप्पे को तक विकास पहुंचाने के लिए
इसमें प्रावधान किए गए। और मैं समझता हूँ कि ये आज तक के, मैंने तो बहुत बजट सुने, तो मैं समझता हूँ कि आज तक के जितने बजट पेश किए गए हैं उनमें सबसे बेहतरीन। सारा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने प्रावधान कर दिया है तो हम करेंगे भी। हमारी सरकार हिमाचल की कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं है कि कई लुभावने वादे किए और दिया कुछ भी नहीं। हमारी सरकार पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की तरह नहीं है कि कई लुभावने वादे करके सरकार हथियाली। बजट का एक तरफ जहां सत्ता पक्ष स्वागत कर रहा है और इसे जनता हितैषी बजट बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भी विपक्ष ने बजट को हवा हवाई करार दिया है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट को एक जुमला बताया है। इसका मतलब यह है कि जो सीमा है 43 जीएसडीपी से वो बढ़कर 42% हो जाएगी, तो डेट ट्रैप में की तरफ कदम जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी प्रदेश के विकास के पैमाने होता है बजट का कि शिक्षा में क्या दिया है, स्वास्थ्य में क्या है, कृषि क्या है, ये मुख्य वो है विभाग। शिक्षा में नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके मुताबिक जो है कम से कम 6% जीएसडीपी का देना चाहिए, और ये आज जो बजट पेश किया गया उसमें कुल 2% का प्रावधान किया है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य में 8% का होना चाहिए। नूह के गांव धीर धोका में पिछले 1 साल से भूमि अधिग्रहण मुआवजे की मांग को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं। 9 गांवों के किसानों ने सोमवार को महापंचायत का आयोजन किया और इस पंचायत में भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद सहित कई किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। महापंचायत में किसानों ने जिला प्रशासन और HSIIDC के अधिकारियों से बातचीत की है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने किसानों की मुख्यमंत्री के साथ बैठक कराने का आश्वासन दिया। किसान नेता रवि आजाद ने कहा कि करीब 13 महीने से धीर धोका गांव में भूमि मुआवजे को लेकर धरना चल रहा है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने काफी आश्वासन भी दिए हैं। आपको बताते चले कि महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां पर भाकियू प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद भी मौके पर मौजूद रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि धरना स्थल से हैं, जहां पर कई किसान संगठनों ने यहां पर हिस्सा लिया और इस धरने पर बैठे हुए नजर आए। तस्वीरें दिखा रहे लगातार जो कि नूह से हैं, जहां पर कई किसान संगठनों ने यहां पर हिस्सा लेकर यहां के भागीदारी बने हैं और महापंचायत का आयोजन किया गया है। दरअसल अपनी मांगों को लेकर किसान महापंचायत कर रहे हैं और इस दौरान धरना स्थल पर बैठे बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहां पर तैनात रहा और साथ ही भाकियू प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद भी मौके पर उनकी समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बताते चले कि कई किसान संगठनों ने यहां पर पार्ट लिया और इस दौरान धरना स्थल पर भारतीय किसान यूनियन के शामिल हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि नूह से हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठे हैं। महापंचायत बुलाई गई है। एसडीएम साहब ने आके हमें आश्वासन दिया है कि ईद के फौरन बाद मुख्यमंत्री जी से आपकी मीटिंग कराई जाएगी। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हमारी जो 2 मुख्य मांगे हैं उनका सॉर्ट आउट करेंगे। अन्यथा हमने इसी मंच से कॉल भी दे रखी है कि 7 तारीख को अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो 7 तारीख को पूरे हरियाणा से हर हिस्से से पूरे हरियाणा के हर हिस्से से किसान आएंगे और जो इस 1600 एकड़ में जो काम चल रहा है विद ATL के जो चाइनीज कंपनी है उसका भी काम बंद करा जाएगा।
गया है कि सीएम साहब से हमारी मीटिंग अपॉइंटमेंट करा दी जाएगी। अगर 7 तारीख तक हमारी सीएम साहब से मीटिंग हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा इस काम को पूरे को बंद कर दिया जाएगा। अब की बार तो हमें उम्मीद है कि जो चाइनीज कंपनी का ATL का काम चल रहा है, हम इसको भी बंद कर दें। 2 मुकदमे भी दर्ज किए। मुकदमे अगर 100 भी दर्ज हो जाए तो भी कोई मसला नहीं है। तो मुकदमे इन आंदोलनों में ये तो एक छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात। अगर 2 के बजाय 2000 मुकदमे भी दर्ज हो जाए, हम मुकदमों से डरने वाले नहीं है। हम अपनी जान हथेली पे लेकर आंदोलन कर रहे हैं और जब तक हमारी मांगों का शॉर्ट आउट नहीं होता है, जब तक हम ऐसे ही संघर्ष को जारी रखें। देखिए 29 फरवरी 2024 से ये धीर धूका में आंदोलन हमारा चल रहा है। लगभग 13 महीने हो चुके हैं और अनेक आश्वासन मिले, अनेक महापंचायतें हुई, बहुत सारे फैसले लिए गए। पिछले दिनों जब 13 फरवरी को यहाँ हमारी पंचायत हुई, उस पंचायत में SDM साहब ने यहाँ कहा कि हम 15 दिन में आपकी मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करवा देंगे, लेकिन मीटिंग नहीं हुई। मीटिंग की बजाय 10 मार्च को यहाँ बड़ी फोर्स लगा करके और जो काम 13 अगस्त से IMT का बंद था उस काम को शुरू किया गया। हमारे साथियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। इसी प्रकार से 11 मार्च को फिर बड़ी फोर्स लगा करके काम शुरू किया गया और हमारे सैकड़ों महिलाओं को और किसानों को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर FIR की गई। खबर सिरसा से है, जहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 26 मार्च से 60 दिन का क्लोजर लिया जाएगा। 26 मार्च से 26 अप्रैल तक 1 माह पेयजल आपूर्ति होगी। इस दौरान सरहिंद फीडर से 2000 क्यूसेक पानी मिलने की संभावना है। 27 अप्रैल से 27 मई तक पूर्ण क्लोजर रहेगा। हालांकि अब तक जल संसाधन विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। प्रस्तावित क्लोजर के मद्देनजर जल संसाधन विभाग और PHED की ओर से पेयजल भंडारण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और आंशिक क्लोजर के दौरान लगभग 2000 क्यूसेक पानी लोहगढ़ हेड पर सरहिंद फीडर से लिया जाएगा। आपको बता दें कि आंशिक क्लोजर को लेकर PHED अलर्ट है और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि विभाग ने नोटिफिकेशन अभी तक कोई भी जारी नहीं किया है। सर्व कल्याण मंच द्वारा हल्का भवानीखेड़ा के गांव पूर्व में जिला स्तरीय 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें लगभग 52 टीमों ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में भवानीखेड़ा की टीम ने पुर गांव की टीम को हराकर प्रतियोगिता जीती है। जानकारी देते हुए सर्व कल्याण मंच के अध्यक्ष नवीन कौशिक ने बताया कि आज हुए मैच में पहले क्वार्टर फाइनल में पुर और मेहंदा की टीमों में, जिनमें से 6 ओवर में मेहंदा ने 86 रन बनाए और वहीं पुर गांव की टीम ने 5 ओवर से ही टारगेट पूरा कर जीत हासिल की है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में टाड़ी महू ने बड़ेसरा की टीम को 15 रनों से हराकर मैच को जीता है। प्रतियोगिता के आयोजन पे आए थे। आज फाइनल मैच था। ये सर्व कल्याण मंच के द्वारा ये प्रतियोगिता कराई गई थी। इसमें तकरीबन 52 टीमों ने हिस्सा लिया था और आज फाइनल मैच भवानीखेड़ा वर्सेस पुर का आया है, जिसमें भवानीखेड़ा विनर रही है और पुर की टीम सेकंड रही है। बहुत अच्छा मैच लगा इनका और मैं तो ये कहूँगा सर्व कल्याण मंच ने बहुत अच्छा काम किया है। समय समय पर युवाओं में एक जागृति लाने का काम करते हैं और हर गांव में कुछ ना कुछ अच्छा काम करने का काम करते हैं। सर्व कल्याण मंच की तरफ से भिवानी जिले में जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता करवाई गई गांवपुर में और इस प्रतियोगिता में आसपास के इलाके से, आसपास के गांव से लगभग 52 गांव के टीमों ने हिस्सा लिया, प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। और आज इस प्रतियोगिता 3 दिवसीय प्रतियोगिता में भवानीखेड़ा की टीम विजेता रही और दूसरे स्थान पर गांवपुर की टीम विजेता रही। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में समापन दिवस पर भवानीखेड़ा विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि पहुंचे। हम धन्यवाद करते हैं पूरी टीम की तरफ से विधायक जी का और आसपास के गांव की टीम का, पूरी सर्व कल्याण मंच की टीम का। मैं आभारी हूं कि सब खिलाड़ियों ने खेल की भावना से प्रतियोगिता को खेला और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सभी खिलाड़ियों को हमेशा खेल की भावना से खेलें
और ऐसी ऐसी प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों में, आसपास के इलाके में, गाँव में। बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आधी आबादी का ख्याल रखती है और इसी कड़ी में पार्लियामेंट में भी ज्यादा से ज्यादा भागीदारी महिलाओं को ही हो रही है और इसके लिए भी बीजेपी हमेशा प्रयासरत रहती है। 2 दिन की चुनावी प्रक्रिया के बाद में रेवाड़ी से पूर्व में रही बीजेपी जिला अध्यक्ष वंदना पोपली को सर्वसम्मति से दोबारा से रेवाड़ी का जिला अध्यक्ष उनकी काबिलियत और उनके पार्टी के हित में किए गए कामों को देखते हुए चुना गया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। और ये भी कहना है कि पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल का, जो कि रेवाड़ी में वंदना पोपली को उनकी जिम्मेदारी दोबारा सौंपने के बाद में पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर और एक दूसरे की लड्डू खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। देखिए, संगठन पर्व चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। पूरे देश में संगठन के चुनाव हो रहे हैं और हमारी जो पार्टी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, आंतरिक चुनावों में भी विश्वास रखती है। और जिस प्रकार से लगातार हमने सदस्यता की, उसके बाद हमने 792 बूथ अध्यक्ष बनाए, उसके बाद 15 मंडल अध्यक्ष बनाए और उसके बाद अगला नंबर था जिला अध्यक्ष का। तो उसके चुनाव की प्रक्रिया जो है वो कई दिनों से चल रही थी। रायशुमारी भी की गई, सभी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनसे भी, और एक एक व्यक्ति से पूछा गया। और उसके बाद कल नॉमिनेशन फॉर्म भरे गए और आज जो मुझे कहा गया है, मुझे ये दायित्व दिया है, उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहूंगी और साथ के साथ जिन भारतीय जनता पार्टी के रेवाड़ी के कार्यकर्ताओं ने मुझे चुना है उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। देश में वन नेशन वन इलेक्शन कानून पास होने की संभावना जताई जा रही है। साल 2029 में इसी के अनुसार चुनाव भी हो सकते हैं, जिसका पूरा प्रारूप भी तैयार हो चुका है। इसी विषय को लेकर बीजेपी द्वारा एक सेमिनार का आयोजन दिनोद गेट स्थित अचल नर्सिंग होम में करवाया गया और इस कार्यक्रम के चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं और वहीं इस कार्यक्रम में वन नेशन वन इलेक्शन पर विशेष रूप से उपस्थित थे। देखिए, दिमाग में कोई भी क्वेश्चन कब अराइज होता है, इसके लिए मैं अपने अनुभव के आधार पर एक लॉजिक देना चाहूँगा। दिमाग में कोई भी प्रश्न जो अराइज होता है वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस और इंडिकेटर्स पर, क्योंकि आइडिया जो होता है वो इमेज होता है दिमाग के अंदर कि किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं और किस प्रकार के वहाँ आसपास के मतलब जो उदाहरण है वो है। तो जब ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, इसके पीछे हाँ, तो पार्लियामेंट्री कमेटी को ये एजेंडा सौंप दिया गया है, वो अपने निर्णय देगी सबसे विचार करते हुए। अभी हरियाणा में पहले लोकसभा चुनाव हुए, फिर अपने पहले लोकसभा के हुए, फिर अपने राज्यसभा के हुए और अब फिर तीसरी सरकार नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, तो बार बार आचार संहिता लगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।